हेलो मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी के किनारे लड़ी गई कई लड़ाइयों में एक है रेड क्लिफ की लड़ाई, जो एक औरत को पाने के लिए लड़ी गई थी। मूवी का नाम है रेड क्लिफ, डायरेक्टर है जॉन वू और IMDb रेटिंग 7.3 है। दूसरी शताब्दी के दौरान हान साम्राज्य के सम्राट शियान के कार्यकाल में उनकी छोटी उम्र, कम सूझबूझ और सभा में बढ़ते मतभेद का लाभ उठाकर चांसलर चाओ ने अपना दबदबा पूरे चीन में कायम कर रखा है। उसके एक इशारे पे सेना कुछ भी करने को तैयार खड़ी रहती है, यहाँ तक कि सम्राट शियान भी उसके सामने कांपता है। अभी अभी उत्तर में आक्रमणकारियों को शिकस्त देकर लौटे चांसलर चाओ ने भरी सभा में प्रस्ताव रखा कि सुदूर दक्षिण राज्य के जमींदारों ने चीन साम्राज्य के खिलाफ सर उठाना शुरू कर दिया है, जिनमें सन क्वान, लियू बे शामिल है। हमें कूच करने की इजाज़त दे। बुजुर्ग सलाहकारों ने असहमति जताई और कहा, लगातार युद्ध से सेना थकी हुई है और न हमें दक्षिण में ऐसी किसी हरकतों की जानकारी मिली है जो संदेहजनक हो। दक्षिण एक बहुत शांतिप्रिय राज्य है, वहाँ के ज़मींदार समय पर कर देते हैं। हमें नहीं पता आपकी क्या मंशा है इस आक्रमण के पीछे। मगर किसी की ना सुनते हुए उसकी सेना जल्द ही मीलों का सफ़र तय करके दक्षिण के सरहदों पे पहुंची। लगभग 8 लाख सेना का मुकाबला करना किसी भी छोटे ज़मींदार की बस की बात नहीं। सीमा से लगा है जिंग प्रदेश, जहाँ के ज़मींदार लियू बे ने सीमा में बसे आम जनता को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का आदेश दिया। महज कुछ हजार सैनिकों को लेकर उन्होंने बड़ी जांबाजी से जंग लड़ी। हार सामने होने के बावजूद लियू के कुछ वफादार और प्रतिभावान योद्धा को उसके लिए यूं लड़ता देख चांसलर चाओ सोचने लगा, ऐसे योद्धा मेरे पास क्यों नहीं है। एक दिन जब मैं पूरे दक्षिण राज्य को जीत जाऊंगा, ये योद्धा मेरे कमान पे लड़ेंगे। मजबूरन लियू को कई जवान और उनकी पत्नी की मौत से हुए भारी नुकसान से पीछे हटना पड़ा। शाम को अपने घायल सिपाही अधिकारियों के बीच बैठा लियू ने कहा, चाओ को लगता है पूरे चीन की डोर अब उसके हाथ में है और अपनी मनमानी चलाता है। जब तक सांस है हम झुकेंगे नहीं। तभी उसके सलाहकार लियांग ने कहा, चाओ का अगला निशाना हमारे पड़ोसी राज्य ही होगा, हमें सन क्वान से मदद लेनी चाहिए। लियू ने कहा, लेकिन क्या वो इतना काबिल है कि वो चाओ का सामना कर सके। लियांग बोला, सन क्वान की कई पीढ़ी ने वहाँ राज किया है, वो धन धान्य से भरपूर है, उनके पास बड़ी समुद्री सेना है और वो दक्षिण के भूभाग से परिचित है। पूरे दक्षिण में उन जैसा मुकाबला शायद ही कोई चाओ को दे सके। लेकिन क्या वो हमारी मदद करके चाओ से दुश्मनी मोल लेना चाहेंगे? सहयोग लाना बड़ा मुश्किल काम है। कई दिनों का सफ़र तय करके सलाहकार लियांग ज़मींदार सुन क्वान के महल पहुंचा। लियांग के लाए प्रस्ताव को सुन एक दल उनके समर्थन में है और दूसरा उनके खिलाफ। उनका कहना है, क्यों ना लियू बे को बंदी बनाकर चांसलर चाओ को सौंप दे और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि उनसे बगावत हमें भारी पड़ेगी। लेकिन वो दोस्ती नहीं, राज्य जीतने आया है। सन क्वान को भी मालूम है ये स्थिति ज़्यादा देर तक टाली नहीं जा सकती। चाओ जल्द ही उनके भी दरवाजे पे होगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो घुटने टेक दो या लियू से हाथ मिला लो। कोई और भी है जो सन क्वान के फैसले को उनके हक में ला सकता है। वायसराय यॉन, जो विदेशी मामले देखते हैं और अभी लाल पहाड़ी पे तैनात है। लियांग उनके पास गया। वायसराय योन एक कुशल सेना अध्यक्ष होने के साथ बहुत उम्दा संगीतकार भी है। ये संगीत ही उसे स्थिति को शांति और बारीकी से समझने का तरीका बताती है। वो दूर की सोच रखता है। उससे मुलाकात के बाद से वायसराय योन गहरी सोच में पड़ गया। यहाँ चांसलर चाओ सामने बैठा एक औरत के चित्र को निहार रहा है, जिसके पीछे वो इतनी दूर तक चला आया। ये मेरे गुरु की बेटी थी, जिसे एक बार देख मैं अपना दिल हार बैठा। आज मैं उसे वापस लेने आया हूँ। वो कोई और नहीं, वायसराय यॉन की पत्नी सोजिन है। यहाँ सोजिन विचलित है
क्योंकि उसे भी दुश्मनों की ताकत का अंदेशा है और साथ ही आने वाले खतरे का भी। चाओ की सेना उत्तर से है, उन्हें स्थल में लड़ने का तजुर्बा है, जल का नहीं। मगर फिर भी दक्षिण के कई जमींदारों ने पहले ही घुटने टेक कर उससे हाथ मिला लिया, जिसमें 2 जनरल माओ और जांग शामिल है, जिनके पास बड़ी नौसेना है। वो दिन आखिरकार आ ही गया जब चांसलर चाओ का संदेश सन क्वान तक भी पहुंचा। साफ लिखा है कि उन्हें आत्मसमर्पण चाहिए। स्वच्छंद होकर कई पीढ़ियों से उन्होंने दक्षिणों की भूमि पर राज किया है, तो ये प्रस्ताव मानना सन क्वान के लिए असंभव है। उसने वायसराय का बुलावा भेजा और उसे राज्य की पूरी सेना बल से घात लगाए दुश्मनों पर कूच करने की इजाज़त दे दी। 1 से भले 2, साथ ही लियू बे से भी हाथ मिला लिया। अब वायसराय योन लियू बे से समझौता करने उनके नए ठिकाने पर पहुँचे। युद्ध से उन्हें भारी नुकसान हुआ है, पर अभी भी वो सब साथ खड़े हैं। वहाँ उसे मिट्टी से जुड़े लोग मिले। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी साधारण लोगों की तरह कोई अपनी सेना के साथ धूल मिट्टी में सना हुआ है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है और खुद जमींदार लियू बुनाई कर रहा है। वहाँ 2 गुटों में गहमा गहमी चल रही है। वायसराय योन के पास सिर्फ 3000 सैनिक है और लियू के आधे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ये गठबंधन कैसे सार्थक होगा जब दुश्मन इतना बड़ा है। वायसराय योन ने एक तिनका उठाया जो एक झटके से टूट गया। फिर उसने कई तिनके उठाए, मगर इस बार वो कई झटकों से भी नहीं टूटा। यही बात उसने सबको समझाई। एक साथ हम अपने से 10 गुना दुश्मन को भी मात दे सकते हैं। एक आज़ाद दक्षिण का ख्वाब लेकर आया हूँ। आप सभी का साथ चाहिए इस सपने को साकार करने में। यहाँ चांसलर चाओ की महफिल में एक नर्तकी नाच रही है और वो इतना ही पागल हो चुका है कि हर लड़की में उसे सोजिन नजर आ रही है। यहाँ सन क्वान का दूत संदेश का जवाब लेकर चांसलर चाओ के पास आया। संदेश अंदर से बिल्कुल खाली है, जो ये बता रहा है कि वो लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देख चांसलर चाओ ने दूत का सर कलम करने का आदेश दिया। नौसेना के जनरल ने कहा, लियू और सन क्वान ने गठबंधन कर लिया है। उनके वायसराय ने कई दफ़ा युद्ध में दुश्मनों को पराजित किया है। वो एक कुशल सेना अध्यक्ष है और सलाहकार लियांग को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो बड़ा चतुर आदमी है। चांसलर चाओ ने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी। उसने हंसते हुए कहा, एक भगौड़ा लियू और दूसरा कौन है? हाँ, संगीतकार योन। दोनों ने संधि कर भी ली तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वायसराय योन ने अपने मरे दूत को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। दुश्मन कहाँ से आक्रमण करेगा, जल से या स्थल से? चांसलर चाओ का चरित्र ऐसा है कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने अधिकारियों को भी नहीं। जनरल माओ और जांग की नौसेना उसके पास है, मगर चांसलर चाओ को मालूम है वायसराय योन को जल में हराना मुश्किल है। इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए एक टुकड़ी नौसेना ज़रूर भेजेगा, मगर उसका असली निशाना स्थल मार्ग से होगा, सीधे वायसराय योन के रुके हुए लाल पहाड़ी की छावनी पे। वायसराय योन ने भी बिल्कुल यही आंकलन किया है, क्योंकि उसके पास जो सेना है उसे वो एक ही जगह लगा सकता है, या तो जल या स्थल। अगर शत्रु का दिमाग पढ़ लो तो उसे हराना मुमकिन है। अगले दिन चाओ की सेना छावनी पर पहुंची, पर वो तो खाली है। उसने सोचा वायसराय योन भी दुम दबाकर भाग गया। तभी सन क्वान की बहन सांजी, जो खुद एक योद्धा है, एक दल लड़कियों की सेना लेकर उसे भ्रमित कर वहां ले आई, जहां चाओ की बड़ी सेना के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। जितने भी मानव निर्मित हथियार तुम्हारे पास हो, लेकिन प्रकृति से बड़ा सुरक्षा और विनाश कोई नहीं कर सकता। कछुए की पीठ पर बनी आकृति जैसी छोटे घेराव बनाकर चांसलर चाओ की सेना को बांट दिया गया और लोहे की ढाल के पीछे से उन पर वार होना शुरू हुआ। रणभूमि पर सबने कमाल का जोश दिखाया। वायसराय योन खुद उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में है। इससे बड़ी हौसला अफजाई की बात और क्या हो सकती है। ये रणनीति कामयाब रही।
चांसलर चाओ के हारे सैनिक और जनरल को छोड़ दिया गया। चांसलर चाओ ने आज तक मात नहीं खाई थी। किसी ने कहा है, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और यही गलती उसने की। ज़मीन पे उसे मात मिली, लेकिन पानी के रास्ते उसकी सैनिक काफ़ी अंदर तक घुस आई है। उसने बिल्कुल लाल पहाड़ी के बीच यांगजी नदी के दूसरी तरफ छावनी डाली। 2 दिन बाद वो पूरी ताकत से आक्रमण करेगा। यहाँ इस हुई जीत से वायसराय यॉन की सेना का मनोबल बढ़ गया है। अब उनके ठीक सीधे नदी के उस पार चांसलर चाओ के अंतहीन जहाजी बेड़े खड़े हैं। वायसराय यॉन ने कहा, हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी रहती है। जैसे चांसलर चाओ की कमज़ोरी है, उसे खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं, और एक बार जो उसने ठान ली वो किसी की नहीं सुनता। सन क्वान की बहन सांची ने सलाहकार लियांग से कहा, जिस नदी और ज़मीन पे चांसलर चाओ अभी खड़ा है वो सब हमारी है। मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए अंदर की खबर लेने मुझसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इधर चांसलर चाओ उस सोजिन जैसी दिखने वाली नर्तकी के पीछे ही अपना आधा समय गवा देता है। उसका रहन सहन भी बिल्कुल सोजिन की तरह कर दिया। ऐसा करने से वो सोजिन नहीं बन जाएगी, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। अब तो उसके बाकी अधिकारी भी समझने लगे हैं कि सिर्फ एक औरत के लिए ही चांसलर चाओ यहाँ तक आया है। अगले दिन लियांग वायसराय यॉन के साथ खड़ा है। तभी एक कबूतर उड़कर आया, जिसके पैरों पर लियांग ने एक संदेश बांधा, जो आज सुबह ही निकल चुकी सांझी के लिए है। वायसराय यॉन बोला, चांसलर चाओ नौसेना के लिए सिर्फ जनरल माओ और जांग पर निर्भर है, जो बेशक काबिल है और दक्षिण से होने के कारण यहाँ की आबो हवा से भी वाकिफ़ है। अगर उन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो चांसलर चाओ की सेना जल में दिशाहीन हो जाएगी। यहाँ सांची ने खबर भेजी कि चांसलर चाओ की सेना में महामारी फैली है। उत्तर की लड़ाई से आते ही दोबारा दक्षिण में कूच करने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए कोई भी बीमारी उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं। लेकिन मरे हुए सैनिक को सम्मानपूर्वक जलाने के बदले चांसलर चाओ उनके शव को नाव में भरकर नदी की दूसरी तरफ भेज रहा, ताकि महामारी वहाँ फैले। सैनिक किसी भी दल के हो, उन्हें अंतिम संस्कार का सम्मान मिलना चाहिए। सब पता होने के बावजूद वायसराय यॉन ने महामारी के डर से इंसानियत नहीं खोई और उन सभी सैनिकों को अंतिम विदाई दी। सुबह एक और हिला देने वाली खबर आई, लियू बे ने मैदान छोड़ दिया। वो अब वायसराय यॉन का और साथ नहीं देगा। उसके पास वैसे ही कम सेना है और ऊपर से महामारी, जिसके फैलने के डर से उसने पीठ दिखा दी। इससे वायसराय की तरफ से सब बहुत नाराज़ है, लेकिन सलाहकार लियांग उनके साथ नहीं गया। वो इस युद्ध का अंत देखना चाहता है। तुरंत चांसलर का जासूस खबर लाया कि महामारी वाली योजना काम कर गई और लियू ने संधि तोड़ दी है। अब वायसराय अकेला है। अब चांसलर चाओ ने एक और चाल चली। उसने वायसराय यॉन के पुराने दोस्त को अपने साथ मिला लिया और अंदर की खबर लाने उसे वायसराय यॉन के पास भेजा। यहाँ सभी परेशान हैं, क्योंकि लियू के चले जाने के बाद उनकी सेना हथियार की संख्या घटकर आधी हो गई है। सलाहकार लियांग ने जिम्मेदारी ली कि वो 3 दिन में उन्हें 1 लाख तीर लाकर देगा, पर साथ ही वायसराय यून से वादा लिया कि उन्हें भी दोनों नौसेना जनरल को रास्ते से हटाना होगा। उसने ये चुनौती स्वीकार की। सन क्वान का सलाहकार हान ये देखकर दंग है कि 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन लियांग ने 1 तीर बनाना तो दूर, वो बस आसमान की तरफ निहार रहा है। लियांग ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रकृति के भेद खोल सके उसके लिए कुछ भी संभव है। क्या तुम कहा अनुसार 20 छोटी नौका ले आए हो? हान ने हाँ बोला। लियांग के हाथ में एक कछुआ है, जिसकी पीठ से पसीना आ रहा है, जिसका मतलब धुंध छाने वाली है। फिर वो बोला, आज रात ही सब काम हो जाएगा। यहाँ छावनी में चांसलर का खबरी बनकर वायसराय यून का पुराना दोस्त आया। दोनों ने बहुत शराब पी, लेकिन खबरी का ध्यान सिर्फ यॉन से बात निकालने में है, पर यॉन को भी सब मालूम है। खबरी ने बातों बातों में ये बता दिया कि उड़ती खबर है, चांसलर चाओ इतनी दूर आपकी पत्नी हत्याने आया है, और सोजिन ने ये बात सुन ली। तभी एक सैनिक ज़रूरी संदेश लाया। खबरी गौर से सुनने लगा।
जनरल माओ और जांग ने खत भेजा है। लिखा है वो चांसलर चाओ का कटा सर जल्द ही ला कर देंगे। वायसराय यॉन ने कहा, मुझे जनरल पर पूरा भरोसा है। अब रात में सोता देख खबरी वो खत लेकर चंपत हो गया और यहाँ वायसराय यॉन का काम बन गया। सिर्फ शक का एक बीज ही उसे चांसलर चाओ के अंदर डालने की देरी थी और वो अपना सर्वनाश खुद करेगा। बिल्कुल भोर में धुंध के बीच अपनी ओर आते नाव पर चांसलर के सैनिकों ने तीर की बारिश शुरू कर दी, इस बात से बेखबर कि वो नाव खाली है लेकिन वापस जाएगी उनके तीरों से भरकर। जब पर्याप्त तीर इकट्ठे हो गए, लियांग ने नाव वापस किनारे की तरफ मोड़ ली। चांसलर चाओ के जनरल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अब वही खबरी उस नकली खत को लेकर पहुंचा जिस पे जनरल माओ और जांग के गद्दारी के सबूत है, जो उनकी लिखावट से बिल्कुल मेल खाती है। गुस्से में चांसलर चाओ ने तुरंत उनका सर कलम करने का हुक्म दे दिया। जो अपने दोस्त का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा, और उस खबरी को भी मरवा दिया। शीघ्र ही चांसलर चाओ को सुबह धुंध में नाव लगने वाली खबर मिली और ये भी कि वो खत नकली थे। ये सुनकर वो पूरी तरह से बौखला गया। उसका धैर्य अब खत्म हो रहा है। मेरी सेना 10 गुना बड़ी है और वो मेरे साथ ही खेल खेल रहा है। उसने पूरे बल के साथ जल के रास्ते से आक्रमण करने का आदेश दिया। ये खबर लेकर सांजी वापस लाल पहाड़ी लौटी और साथ ही अपने कपड़ों में लपेटे वो चांसलर चाओ के पूरे अड्डे का नक्शा लेकर आई। इससे उन्हें आक्रमण करने की रणनीति बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जंग की योजना बनने लगी। इतनी बड़ी सेना को अकेले के बलबूते पर मात देना असंभव है। उन्हें सहारा लेना होगा आग का। उनके जहाजी बेड़े नष्ट करने होंगे। यहाँ चांसलर चाओ को भी पता है, कम सेना होने पे युद्ध नीति कहती है कि आग का प्रयोग करो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हवा भी चांसलर चाओ का साथ दे रही है। अभी हवा का बहाव उत्तर पश्चिम की तरफ है। अगर आग से खेलेंगे तो खुद जलकर राख हो जाएंगे। जल्द ही वायसराय यून ने भी ये बात भांप ली। सब सोच में पड़ गए। तभी सलाहकार लियांग ने कहा, एक तरकीब है। किसानों से ही मैंने ये सीखा है कि सर्द ऋतु में जब काले बादल सूरज को ढक ले तब यांगजी नदी के किनारे एक बेमौसम विपरीत हवा चलती है, गर्म दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली हवा। सांजी ने पूछा, अगर चांसलर चाओ को ये पता हो पहले से? लियांग ने कहा, इसकी संभावना ना के बराबर है क्योंकि दोनों नौसेना जनरल मर चुके हैं। सन क्वान ने पूछा, कब तक ये हवा दिशा बदलेगी? लियांग ने कहा, आज रात या कल सुबह तक। लेकिन अगर चाओ ने आज रात ही हवा का रुख बदलने से पहले ही हमला कर दिया तो लियांग ने कहा, हमें उसके हमले को देर कराना होगा, पर कैसे? सारी बातें सुनकर सोजिन वहाँ से अपने पेट में 3 महीने का गर्भ लिए चांसलर चाओ की तरफ निकल पड़ी। साम दाम दंड भेद किसी भी युद्ध की 4 नीति है और अब बारी है भेद की। वायसराय यॉन को युद्ध में थोड़ा समय चाहिए और सोजिन वही समय लाने जा रही है। जब वायसराय यॉन कमरे में पहुंचा, उसे सोजिन का लिखा खत मिला। यहाँ जैसे ही चांसलर चाओ ने सुना सोजिन आई है, वो उसे खुद लेने आया और उसे लेकर एकांत कमरे में चला गया। उसके सभी अधिकारी चौंक गए, क्यों ये इस समय यहाँ आई है? वहाँ वायसराय यून युद्ध के लिए तैयार होकर खामोश खड़ा है। उसके जनरल हान ने कहा, आपकी पत्नी को बचाने के लिए मैं खुद एक टुकड़ी लेकर निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये समय नहीं है विचलित होने का। उसने कहा, योजना में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होगी। यहाँ चांसलर चाओ का पूरा ध्यान बस सोजिन पे है। इतने दिन से वो उसी के सपने जो देख रहा था। वो बोला, मैं तुम्हारे बाबा का शिष्य था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम तब भी बेहद खूबसूरत थी। तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कभी मुमकिन नहीं हो पाया। सोजिन ने पूछा, क्या ये युद्ध तुमने मेरे लिए छेड़ा है? अगर तुम मुझे जीतने आए हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ, लेकिन मेरे लोगों की और जाने मत लो। इस जंग को यहीं रोक दो। चाओ बोला, तुम्हें वायसराय यून को मेरे हाथों हारते देखना होगा, तभी मैं तुम्हें सही मायने में जीतूंगा। दोनों तरफ की सारी तैयारियां हो चुकी है। चांसलर चाओ अब निकलने ही वाला था कि सोजिन ने उसे एक प्याले चाय के लिए रोक लिया।
और एक प्याला चाय पीने में कितना ही वक्त लगेगा। वो रुक गया। चाओ के जनरल विचलित हो रहे हैं। ये कोई समय है चाय पीने का? एक एक क्षण भारी होता जा रहा है। सोजिन ने कहा, जैसे ये चाय का प्याला भर चुका है, तुम भी अपने घमंड, जिद और अहंकार से भर चुके हो, जिसमें किसी के लिए जगह नहीं है। पर अब वक्त आ गया है इसे खाली करने का। एकाएक हवा रुक गई। सोजिन को इसी घड़ी का इंतज़ार था। ठीक रात्रि 1 बजे हवाओं का रुख बदल गया और इसके साथ ही उनका भाग्य भी। जैसे पूरे दक्षिण की हवा उनका साथ दे रही है। जनरल हान ने वायसराय यून से कहा, अब किस बात की देरी है, किसका इंतज़ार है? वायसराय यून ने कहा, लियू बे का। उसने कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं था। ये एक योजना थी चांसलर चाओ को गुमराह करने के लिए, जिसका पता सिर्फ उन्हीं दोनों को था। यहाँ चाय पीकर चांसलर चाओ के सर में तेज दर्द होने लगा। सोजिन ने कहा, जंग तुम्हारे लिए चाय पीने जितना ही आसान काम था। आज उसी चाय के एक प्याले ने तुम्हें मात दे दी। घमासान युद्ध शुरू हो गया। औरतों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। संजी और सोजिन ने बाकियों से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका अदा की। चांसलर चाओ की सेना के साथ उसका अहंकार भी जलकर राख हो गया। वो कहते हैं ना, हाथी भले ही आकार में कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, अगर एक छोटी सी चींटी उसके सूंड में चली जाए तो उसे धूल चटा सकती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।